नमस्कार साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सबको बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। उम्मीद है सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे। तो भाई सभी भाई लोग जल्दी से उपस्थित हो जाएंगे, आ जाएंगे। सभी को गुड आफ्टरनून। दीपेश भाई, अजय सैनी, अथर्व, चंद्रा, मांटू, ठीक है, तमजीद, हाजी तोता भाई, सौरभ कुमार, अजय सैनी, सभी भाइयों को नमस्कार है। जल्दी से सभी भाई लोग आ जाएंगे। जैसा कि आपको ज्ञात है, कल हमने जो अपना वर्क एनर्जी पावर था उस टॉपिक को कंप्लीट किया। आज से नया टॉपिक आपके लिए है, जिसे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन हम बोलेंगे। ठीक है चिंकू भाई, आशुतोष, रियाज, चलिए। तो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सभी भाई लोग आते रहिएगा। सभी को नमस्कार। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। ठीक है। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की बात करें, फोर्स बोले तो बल, फोर्स बोले तो बल, और लॉज ऑफ मोशन यानी गति के नियम। गति के नियम। गति के नियम। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का मतलब हुआ बल और गति के नियम। बल और गति के नियम, ठीक है मेरे बच्चे। बल और गति के नियमों की बात करें तो सबसे पहले बात आती है मेरे बच्चे फोर्स की, कि सर व्हाट इज फोर्स। फोर्स क्या होता है सर? बल क्या होता है? बल क्या होता है समझते चलिएगा, बड़ी ही तसल्ली से बताऊंगा। बल क्या होता है तो बच्चे, बल क्या होता है, आपने मान लीजिए दीवार को हिलाने की कोशिश की। डजेंट मैटर वो हिली या नहीं मिली। अंकित पांडे जी, आज ये बैच लिया हूँ गुरुजी, 12th का एनटीपीसी नहीं आया तो? बिल्कुल आ तो गया है पांडे जी, आ तो गया है, बस ऑनलाइन होना बाकी है फॉर्म। ठीक, और कितना आएगा बताइए? ठीक, लेकिन शर्त है कि क्लासेस को शुरुआत से देखिएगा। चलिए, अमित भाई, हर्षित, आनंद, सपना, सतीश, धर्मेंद्र, सभी को नमस्कार। ठीक, जय किशन भाई। चलिए, तो मैंने कहा बल क्या होता है मेरे बच्चे। तो बल क्या होता है? एक पुश या पुल होता है। पुश माने कहेंगे आप धक्का, पुश माने कहेंगे आप धक्का। आपने किसी को मेरे बच्चे धक्का दिया, या आपने किसी को अपनी ओर खींचा, पुल किया। ठीक है, धक्का या खिंचाव होता है। बल क्या होता है बच्चे? एक धक्का या खिंचाव होता है। धक्का या खिंचाव होता है। जैसे आप कहीं पर जाते हो मॉल वगैरह में, शॉप वगैरह में, तो डॉक्टर वगैरह की क्लिनिक पर, तो आपने गेट पर लिखा देखा होगा, या तो उस पर लिखा होता है पुश, धक्का दीजिए, या लिखा होता है पुल, खींचिए। तो बेटा ये पुश या पुल होता है। पुश या पुल। ठीक, एक बच्चा कह रहा रंजीत नाम है इसका, इसे तत्काल प्रभाव से ब्लॉक कर दिया जाए, क्योंकि ऐसे बच्चे क्लास नहीं होने देते हैं। कह रहा है पीवाईक्यू सेट भी कराओ सर। ये जो कल प्रैक्टिस हुई थी वर्क एनर्जी पावर की, वो विदेश से क्वेश्चन आए थे बेटा, वो विदेशी क्वेश्चन थे। है, आप जैसे बच्चे क्लास को डिस्टर्ब करने पधार जाते हैं, डिस्टर्ब करने, जबकि हर एक को पता है टॉपिक के बाद प्रैक्टिस चल रही है और डेली क्वेश्चन अलग जा रहे हैं, तब भी परेशानी है। तो आप मुझे मत बताइए कैसे पढ़ाना है, कृपया करके। ठीक है, रेलवे पहले भी पढ़ाया है, रेलवे अब भी पढ़ा रहा हूं, और बैचों में भी पढ़ाया है। तो बच्चे मुझे ना बताइए कैसे चलना है। ठीक है, चलिए, अब सलाह दी तो अब सलाह का नतीजा आप देख लोगे। ठीक, चलिए। एक पुश या पुल होता है, धक्का या खिंचाव होता है। और जब आप किसी भी वस्तु को मेरे बच्चे पुश या पुल करते हो, या तो धक्का देते हो या उसे अपनी ओर खींचते हो, तो हो सकता है उसकी स्थिति में बदलाव आ जाए, उसकी अवस्था बदल जाए। यानी कि इससे इससे किसी वस्तु की अवस्था बदली जा सकती है। इससे किसी वस्तु की क्या बदली जा सकती है बच्चे? किसी वस्तु की अवस्था बदली जा सकती है। बदलती है नहीं लिखना है, बदली जा सकती है लिखना है।
किसी वस्तु की अवस्था बदली जा सकती है। किसी वस्तु की अवस्था बदली जा सकती है। किसी वस्तु की क्या बदली जा सकती है मेरे बच्चे? अवस्था बदली जा सकती है। अवस्था बदली जा सकती है। ठीक है, किसी वस्तु की अवस्था बदली जा सकती है। ठीक है मेरे भाई, इससे किसी वस्तु की आप क्या बदल सकते हो? अवस्था बदल सकते हो। ठीक है, अवस्था बदल सकते हो। जय श्री राम जीतू वर्मा जी। ठीक है, हम कितना भी पढ़ लें एक सेक्टर के लिए पुश और पुल। हाँ, चलिए ठीक। तो मैंने कहा पुश माने धक्का, पुल माने खिंचाव, और जब आप किसी को धक्का या खिंचाव देते हो, धक्का देते हो या खींचते हो, तो हो सकता है उसकी अवस्था बदल जाए। वी कैन चेंज वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय फोर्स। वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अमन सिंह, वी कैन चेंज द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बाय द फोर्स। ठीक है, याद रखिएगा। तो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी बच्चे? प्रॉपर डेफिनेशन की फोर्स क्या होता है? फोर्स फोर्स क्या होता है? तो द टेंडेंसी या by which the term by which we can change by which we can change we can change the position of an object, the position of an object, position of an object, of an object। मतलब जो बल है, जो फोर्स है, वो किसी ऑब्जेक्ट की, किसी वस्तु की अवस्था बदलने का क्या करता है? प्रयास करता है। हम इससे किसी वस्तु की क्या बदल सकते हैं? अवस्था बदल सकते हैं। फोर्स एफर्ट लगाता है, प्रयास करता है कि भाई किसी भी वस्तु की क्या बदली जा सके? अवस्था बदली जा सके। जैसे मान लो साइकिल खड़ी थी, आप उस पर बैठ गए, आपने पेडल मारने के लिए क्या लगाया? बल लगाया। अब हो सकता है साइकिल चल जाए या हो सकता है ना भी चले। ठीक, अगर पेडल पर जो फोर्स लगाया है वो साइकिल को चलाने के लिए सफिशियंट है तो साइकिल चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी, नहीं तो नहीं चलेगी मेरे भाई। ठीक है, हाँ जी अरुण जी, पहली स्लाइड है। ठीक, अब ये जो फोर्स है मेरे दोस्त, ये कैसी क्वांटिटी होता है? कैसी क्वांटिटी है सर? तो क्वांटिटी होता है बच्चे मेरे सदिश, वेक्टर क्वांटिटी होता है, याद रखना। सदिश क्वांटिटी होता है, याद रखें। ठीक है, सदिश राशि होता है। और फोर्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है जो आप यूज करते हो कि सर फोर्स बराबर होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स बराबर होता है मेरे बच्चे मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, इसका मतलब है कि सर एफ हो गया आपका फोर्स, एफ है आपका फोर्स, फोर्स बोले तो बल, फोर्स यानी कि बल। एम क्या है मेरे बच्चे? मास यानी कि द्रव्यमान। एम क्या है मेरे बालक? मास। मास बोले तो मेरे बच्चे द्रव्यमान है, मास यानी कि द्रव्यमान है। और ए क्या है मेरे बच्चे? ए क्या है? एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। ए क्या है? एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण है। एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण। ठीक है मेरे बच्चे, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण है, एक्सेलरेशन बोले तो त्वरण इसको बोलते हैं। तो ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा। यहां तक की बात है, उम्मीद है आपको क्लियर होगी। सर पेन थोड़ा पतला कर लीजिए, ये बेटा आटा हो रहा है जो इसे पानी डाल के पतला कर लूं। ठीक दिख रहा है, ठीक दिख रहा है, ऐसा भी कोई मोटा नहीं है खास, ऐसा भी कोई मोटा नहीं है नरेश भाई। ठीक है, चलिए। तो मैंने कहा अब यहां से इसका यूनिट बता सकते हो आप। सर यूनिट क्या होगा? तो अगली स्लाइड लेता हूं मेरे बच्चे। फोर्स की हम बात कर रहे हैं मेरे भाई, फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्स यानी कि बल की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, बल की हम बात कर रहे हैं। और बल का अगर मैं यहां से यूनिट तलाशूं, बल का अगर मैं यहां से यूनिट तलाशूं, तो बच्चे अभी आपने देखा कि सर F बराबर एम ए होता है। F बराबर होता है सर एम ए। तो बच्चे यहां से यूनिट क्या बन जाएगा?
यूनिट क्या बन जाएगा, आप कहेंगे सर एम या था मास, मास का यूनिट होता है सर केजी, मास का यूनिट होता है केजी। ए होता है सर एसेलरेशन त्वरण, एसेलरेशन बोले तो त्वरण, और त्वरण का मात्रक क्या होता है बच्चे, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया बच्चे बल का मात्रक। लेकिन इसी को, इसी फॉर्मेट को हम क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे, इसे ही हम क्या भी कहते हैं, इसे ही बोला जाता है मेरे बच्चे न्यूटन। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम लोग क्या भी कहते हैं मेरे भाई, न्यूटन भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे, न्यूटन भी कहते हैं, याद रखिएगा। लेकिन कभी आपसे पूछे बल अदिश राशि है, बीर सिंह कह रहे हैं, बीर सिंह भैया आप याद कर लेना अदिश, हमने तो सदिश पढ़ाया है, सदिश लिखा है, आपको अदिश लग रही हो आप अदिश याद कर लेना बीर सिंह, ठीक है, क्लियर। चलिए मेरे बच्चे, फिर आती है फोर्स का सीजीएस यूनिट मेरे भाई, फोर्स का सीजीएस यूनिट सेंटीमीटर ग्राम सेकंड यूनिट क्या होता है, फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या है सर, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट होता है मेरे बच्चे, देखिएगा यहां पर किलोग्राम लिखा है, बस उसे ग्राम लिख दो, ठीक है। मीटर की जगह क्या लिखा जाता है सर, सेंटीमीटर, ठीक, अपॉन सेकंड की जगह सेकंड चलता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, स्क्वायर था तो स्क्वायर लगा दो, बन गया बच्चे सीजीएस यूनिट, बन गया सीजीएस यूनिट। आप सुन नहीं रहे थे इसलिए अदिश बोला है, बहुत बढ़िया बीर सिंह भाई, ठीक है। चलिए इसी सेंटीमीटर ग्राम सेकंड को, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या भी कहते हैं मेरे भाई, इसी को कहते हैं डाइन, भूत की मम्मी डाइन, इसी को क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे, डाइन भी कहते हैं, याद रखना। इसी ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को क्या भी कहते हैं मेरे भाई, डाइन भी कहते हैं। इसका मतलब है सर न्यूटन और डाइन में एक रिलेशन होगा, बिल्कुल होगा सर। कितना होता है तो याद कर लेना मेरे बच्चे, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन, एक न्यूटन बराबर कितने डाइन, तो मेरे बच्चे 10⁵ डाइन होता है। कितनी डाइन के बराबर है एक न्यूटन, 10⁵ डाइन के, या उल्टा कहना हो उल्टा कह लो, एक डाइन बराबर कितने न्यूटन होता है मेरे बच्चे, एक डाइन बराबर कितने न्यूटन, तो मेरे भाई 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन, 10⁻⁻5 न्यूटन, याद रखिएगा। एक न्यूटन बराबर 10⁵5 डाइन होता है मेरे बच्चे, और एक डाइन बराबर कितना न्यूटन होता है, एक डाइन बराबर कितना न्यूटन, 10⁵5 न्यूटन, 10⁵5 न्यूटन, याद रखिए। ठीक, निकला कैसे, वही तरीका है जैसे मैंने आपको वर्क में बताया था, मैंने वर्क में आपसे बोला था, ठीक उसी तरीके से निकाल सकते हो। एक न्यूटन बराबर कितना होगा, आप कहेंगे सर एक न्यूटन होता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है मेरे बच्चे, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। एक डाइन बराबर कितना होता है मेरे बच्चे, एक डाइन बराबर होता है सर ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है, बिल्कुल सर। मैंने क्या किया, एक डाइन की वैल्यू से एक न्यूटन में भाग लगा दिया, एक डाइन की वैल्यू से एक न्यूटन में भाग लगा दिया, ठीक, जो कट रहा हो काट लेना, सेकंड स्क्वायर से सेकंड स्क्वायर खत्म हो गया मेरे दोस्त। किलोग्राम को ग्राम में बदलोगे तो 1000 ग्राम होता है मेरे बच्चे, किलोग्राम का मतलब होता है 1000 ग्राम, और मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर, मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। अब जो कट रहा हो उसको काट लेना, अब जो कट रहा हो उसको काट लेना मेरे भाई, अब जो कट रहा है उसको काट दो। ग्राम से ग्राम कट गया सर, बिल्कुल कट गया। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया सर, बिल्कुल कट गया। सब खत्म हो गया, कितनी जीरो बची, 3 यहां पर हैं सर, 2 यहां पर हैं, कितनी जीरो मेरे बच्चे, 10⁵5, 10⁵5। इसका मतलब है एक न्यूटन बराबर क्या आ गया मेरे बच्चे, एक न्यूटन बराबर आ गया सर 10⁵5 डाइन। बताओ यही लिखा है कि नहीं लिखा है, यही लिखा है कि नहीं लिखा है। ऐसे ही आपको मैंने जूल और अर्ग में बताया था, जूल और अर्ग में बताया था, बिल्कुल बताया था, ओके, ठीक। चलिए ऐसे ही मैंने आपको जूल और अर्ग में बताया था। चलिए बहुत बढ़िया, तो फोर्स की इतनी बेसिक बातें क्लियर हैं, क्लियर हैं सर। अब चलते हैं लॉज ऑफ मोशन पर, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम,
लॉज ऑफ मोशन, लॉज ऑफ मोशन, गति के नियम, गति के नियम, गति के नियम मेरे बच्चे। गति के नियम की बात करें तो गति के कितने नियम होते हैं मेरे भाई? इनकी संख्या है 3। कितने होते हैं? 3 नियम होते हैं, याद रखना। गति के कितने नियम होते हैं? 3 नियम होते हैं। सर जी मैंने पहले ही निकाल लिया था। बहुत बढ़िया नीरज चौहान जी, शाबाश। ठीक है, 3 नियम होते हैं। कौन कौन से होते हैं सर? तो देखो, पहला फर्स्ट, फर्स्ट पहले तो मैं बेसिक बात बता दूं, पहले नियम को ही याद रखना। ये गति के नियम दिए किसने थे? दिए किसने थे? गिवन बाय लिख लो, पूछा जाता है किसने दिए मेरे बच्चे, किसने दिए? गिवन बाय, नाम होता है मेरे भाई न्यूटन, सर आइजैक न्यूटन। न्यूटन ने ये नियम दिए थे, अपनी किताब में दिए थे। अपनी किताब में, जिस बुक का नाम होता है बच्चे इनकी, मैंने पहले भी इस बुक का नाम जिक्र किया होगा, मैथेमेटिसिया प्रिंसिपिया। किस बुक में दिए थे? मैथेमेटिसिया, 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 मैथेमेटिसिया प्रिंसिपिया। मैथेमेटिसिया प्रिंसिपिया इनकी किताब का नाम है, प्रिंसिपिया इनकी किताब का नाम है। ठीक है मेरे बच्चे, ये किताब कब आई थी ये भी पूछा जाता है कि न्यूटन ने गति के नियम कब दिए थे? तो मेरे बच्चे 1687 में दिए थे। कब दिए थे? 1687, 86 नहीं अजय सैनी जी, 87 याद रखना, 87। पहला नियम क्या कहता है मेरे बच्चे? तो पहले नियम से पहले 2 फैक्ट याद रखना, दो फैक्ट याद रखना मेरे बच्चे। 2 फैक्ट देता है आपका पहला नियम। पहली बात तो इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं, इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। बता दूंगा क्या होता है जड़त्व, अभी केवल लिखना है। ठीक है, सारी बात बताई जाएगी, कुछ बचेगा नहीं, टेंशन ना लीजिए। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। क्या भी कहते हैं मेरे भाई? इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। इट इज ऑल्सो नोन एज, ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, नोन एज लॉ ऑफ, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं, लॉ ऑफ इनर्शिया इसको बोलते हैं। ठीक, इट इज नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया। लवकुश भाई, श्री राम के बच्चे, अब की बार आप बोले हिंदी में पढ़ाओ, तो बेटा इससे ज्यादा इंग्लिश मुझे आती नहीं है। और दूसरी बात, ये जो हजारों बच्चों ने बैच खरीदा है, या तो उन सब के पैसे आप दे देते तो आप ही के अकॉर्डिंग पढ़ाता। आप आज कहते कि भैया सर आज फिजिक्स पढ़ने का मन नहीं है, आज केमिस्ट्री पढ़ाओ, तो केमिस्ट्री चालू हो जाती। आप कहते उर्दू में पढ़ाओ, अलिफ बे पे तेते से जिम के हे के दाल 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 रेडी छोटा जे बड़ा जे छोटी सीम बड़ी सीम तो आज जुआ जुआ तोजो एनगेन, तो उर्दू में भी पढ़ा था। आप कहते सर फ्रेंच में मजा आता है, तो भैया फ्रेंच सीख के आता। लेकिन मैं क्या करूं मेरे भैया, आपके अलावा भी हजारों बच्चों ने बैच खरीद रखा है। ठीक है, और उनमें से बहुत से लोग हिंदी में पढ़ते हैं, बहुत से इंग्लिश में पढ़ते हैं। ज्यादा अंग्रेजी तो मुझे आती नहीं है, फिर भी जितनी आती है उतनी मैं लिख देता हूँ या बता देता हूँ। ठीक है मेरे भाई, तो इस तरह की अगर बात, अगर आपको हिंदी में पढ़ना है तो हिंदी में लाइन लिखी है ना, हिंदी में लाइन लिखी है ना, है हिंदी में लाइन लिखी है ना? नहीं लिखी हो तो बताओ, नहीं लिखी हो तो बताओ कि हिंदी में पढ़ाओ। दिमाग सही है? हिंदी में दिख नहीं रहा है, उर्दू लिखी है, ये मैंने फारसी लिखी है, बाबर की आत्मकथा पढ़ा रहा हूं। ठीक, इट इज ऑल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया, याद रखिएगा। साथ में मेरे बच्चे एक और फैक्ट ये देगा, एक और फैक्ट ये देता है। कहता क्या है बता दूंगा, कहता क्या है बता दूंगा। पहले दूसरा फैक्ट क्या है, आपसे पूछेगा गति के किस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, बल की परिभाषा मिलती है। तो याद रखना, बाय दिस लॉ, बाय दिस लॉ, बाय दिस लॉ definition of force is found, definition, definition of forces, of forces found, forces found। गति के इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, गति के इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा। गति के इस नियम से,
इस नियम से बल की परिभाषा मिलती है। गति के इस नियम से मेरे बाबू बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है। बल की परिभाषा मिलती है। ठीक है मेरे बच्चे, क्या मिलती है? बल की परिभाषा मिलती है, याद रखिएगा, बल की परिभाषा मिलती है। तो दो फैक्ट हैं, ये मैंने पहले ही लिख दिए, बहुत बार क्वेश्चन आता है जड़त्व का नियम किसे कहते हैं, पहले वाले को कहते हैं, याद रखना, लॉ ऑफ इनर्शिया। और साथ में बल की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ फोर्स। लड़कों को या फिर बच्चों को क्या लगता है, बच्चों को क्या लगता है कि बल की परिभाषा सेकंड नियम से मिलती है। ये गलत है। सेकंड नियम से केवल वो फॉर्मूला मिलता है F बराबर ma, परिभाषा नहीं मिलती। परिभाषा नहीं मिलती। परिभाषा किस नियम से मिलती है? पहले नियम से, याद रखना। पहला नियम कहता क्या है, अब बात करेंगे कि कहता क्या है। अब बात करेंगे कि कहता क्या है मेरे बच्चे। तो पहला नियम कहता क्या है, आइए मेरे साथ। पहला नियम कहता क्या है, आइए। पहला नियम कहता क्या है मेरे बच्चे, ये फर्स्ट लॉ कह क्या रहा है आपसे। तो पहले हिंदी में लिख रहा हूं, फिर हिंदी में, इंग्लिश में भी बता दूंगा कि यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु, यदि कोई वस्तु गति में है, यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी। तो वो गति में ही रहेगी। गति में ही रहेगी। यदि कोई वस्तु गति में है तो वो गति में ही रहेगी। और यदि कोई वस्तु विराम में है, और यदि कोई वस्तु, कोई वस्तु विराम में है, विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। किस में ही रहेगी मेरे भाई? विराम में ही रहेगी। विराम में है तो किस में ही रहेगी? तो वो विराम में ही रहेगी। विराम में ही, यदि कोई वस्तु विराम में है तो वो विराम में ही रहेगी। विराम में ही रहेगी। कब तक रहेगी भैया? कब तक रहेगी? जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। जब तक उस पर कोई बाह्य बल, कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। इंग्लिश में भी लिखे दे रहा हूं, ना लगाया जाए, ना लगाया जाए। ठीक है, जब तक उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। मतलब क्या है, इंग्लिश में देख लीजिए, इफ एन ऑब्जेक्ट इज इन मोशन, is in motion, remains in motion, remains in motion, remains in motion, and if and if and if an object, if an object is in rest, is in rest, remains in rest, remains in rest, remains in rest, remains in rest. If an object is in motion, remains in motion, and if an object is in rest, remains in rest until an external force, an external force, until an external force is applied, is applied. ये लो बेटा, दोनों लैंग्वेज में लिखा है, दोनों लैंग्वेज में। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में। तो मैंने कहा बल क्या होता था, फोर्स होता क्या था? फोर्स होता था आपकी अवस्था परिवर्तन करने का प्रयास। ठीक है,
चेंज इन पोजीशन का एफर्ट लगाता था। अब इस लाइन को पढ़ लो, यदि वस्तु गति में है तो गति में रहेगी, ठीक है, मोशन में है तो मोशन में रहेगी। यदि वस्तु विराम में है, रेस्ट में है, तो रेस्ट यानी विराम में ही रहेगी। कब तक? जब तक क्या ना लगाओ, बल ना लगाओ। जब तक क्या ना लगाओ, बल, क्योंकि बल क्या करता था? अवस्था परिवर्तन का प्रयास। यानी कि अगर अवस्था बदलनी है, गति वाली को रेस्ट में लाना है या रेस्ट वाली को मोशन में लाना है, तो आपको क्या लगाना ही पड़ेगा? बल। और बल ही क्या करता था? अवस्था परिवर्तन। तो बताओ बल की परिभाषा मिली या नहीं मिली? बल की परिभाषा मिली या नहीं मिली? बल की परिभाषा मिली या नहीं मिली? जब तक कोई बाह्य बल ना लगाया जाए, लास्ट लाइन यही लिखी है, ठीक है, ओके, बताइए, ठीक है, बताइए, बल की परिभाषा आपको मिली कि नहीं मिली बच्चे? ये बताएं, मिली ना? मिली कि नहीं मिली? बिल्कुल मिल रही है बल की परिभाषा। बल करता था अवस्था परिवर्तन का प्रयास। और यहां भी लिखा है, अगर आपको अवस्था बदलनी है, गति से आपको विराम में लाना है या विराम से गति में लाना है, तो मेरे बच्चे बल लगाना पड़ेगा। तो बल की परिभाषा पहले से ही मिलती है, until an external force is applied, ठीक है, जब तक आप बाह्य बल नहीं लगाओगे तब तक आपकी अवस्था नहीं बदलेगी। अब इसी को आपने जड़त्व का नियम क्यों कहा? तो जरा सुनना मेरी बात को, जरा सुनना, नोट डाल के लिख लेना मेरे बच्चे, नोट डाल के, नोट डालना, एक डबल स्टार लगा लेना, जो आपकी इच्छा। लॉ ऑफ इनर्शिया, जड़त्व का नियम, लॉ ऑफ इनर्शिया। वैसे लॉ ऑफ इनर्शिया न्यूटन ने नहीं दिया था, आपको बता दूं, न्यूटन ने नहीं दिया था। लॉ ऑफ इनर्शिया किसी और व्यक्ति ने दिया है। जड़त्व का नियम किसी और व्यक्ति ने दिया है। जड़त्व का नियम किसी और व्यक्ति ने दिया है, याद रखना। जड़त्व का नियम पहली बात तो दिया किसने है, तो लिख लीजिए, गिवन बाय गैलीलियो। साइंटिस्ट का नाम क्या है जिन्होंने पहली बार टेलीस्कोप बनाया था, गैलेक्सी को देखा था? नाम होता है गैलीलियो। गैलीलियो फादर ऑफ मॉडर्न साइंस होते हैं बच्चे, ये आधुनिक विज्ञान के जनक। गैलीलियो इनका नाम है, गैलीलियो इनका नाम है, ठीक है। क्या नाम है? लवकुश भाई, आपको कुछ नहीं आएगा, आपको ना वॉइस आएगी, ना मैं दिखाई भी नहीं दूंगा कुछ देर बाद। कुछ देर बाद, अभी तो आपके कानों में दिक्कत हुई है, आगे आपकी आंखों में भी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। नेट फेट ना रुक जाए आपका, दिख ही नहीं रहे हैं, दिख ही नहीं रहे हैं, ठीक। शोर मचाते रहिए, कोई फायदा नहीं है। मेरा एक इशारा है और मैं जब तक देख रहा हूं तब तक देख रहा हूं, यहां से इशारा और छुट्टी हो जाएगी एप्लीकेशन से आपकी। चलिए, तो मैंने कहा गैलीलियो ने इसे दिया था, गैलीलियो ने। फिर भी हम न्यूटन के गति के पहले नियम को जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, जरा सुनना मेरी बात को। पहले जानो लॉ ऑफ इनर्शिया कहता क्या है, कि ईच ऑब्जेक्ट अपोज or oppose of change in position, oppose of change in position, change in its position, change in its position। मतलब क्या है? प्रत्येक वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। प्रत्येक वस्तु अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का क्या करती है मेरे बच्चे? विरोध करती है। अवस्था परिवर्तन का विरोध करती है, ठीक है मेरे भाई। अवस्था परिवर्तन का क्या करती है? विरोध करती है। ईच ऑब्जेक्ट अपोजेस कर देना, अपोजेस ऑफ चेंज इन इट्स पोजीशन, चेंज इन इट्स पोजीशन। ये होता है आपका जड़त्व का नियम, ये होता है मेरे भाई जड़त्व का नियम। क्लियर है आप लोगों को? इसे जड़त्व का नियम कहते हैं। मतलब क्या है? अब पहली लाइन को फिर से पढ़ो, अब पहली लाइन को फिर से पढ़ो, कि वस्तु गति में है यानी मोशन में है, तो वो किस में ही रहना चाहती है? मोशन में। क्यों रहना चाहती है? क्यों रहना चाहती है? क्योंकि अवस्था परिवर्तन का क्या करती होगी?
अवस्था परिवर्तन का क्या कर दी होगी, ठीक है, until an force is applied, until an external force, ये लो बच्चे, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, ये लो लिख गया, इसमें इतनी परेशानी की बात क्या है, ठीक है, बताओ, जब तक वो गति में है तो गति में ही रहना चाहती है, जब तक वो रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहती है। क्यों रहना चाहती है? क्योंकि बेटा गैलीलियो साहब ने कहा था प्रत्येक वस्तु किसका विरोध करती है, अवस्था परिवर्तन का। तो यानी गति में है तो रहना ही किस में चाहेगी, गति में। मैं सुबह 8 बजे उठता हूं तो मैं कितने बजे ही उठना चाहता हूंगा, 8 बजे। कोई मुझे 6 बजे जबरदस्ती उठाए तो उसे फोर्स लगाना पड़ेगा, मम्मी को गालियां देनी पड़ेंगी, पापा को लप्पड़ मारने पड़ेंगे, तभी उठूंगा। समझ में आया आपको? समझ में आया मेरे बच्चे? मैं कह क्या रहा हूं, मैंने बस इतना कहा कि जो व्यक्ति वस्तु जिस अवस्था में है, गति में है तो गति में रहना चाह रही है, आपकी विराम में है तो विराम में रहना चाह रही है। बात सही है? बात सही है? क्यों रहना चाह रही है? क्योंकि वो अवस्था परिवर्तन का क्या करती है, विरोध करती है। ठीक, वो जिस अवस्था में है उसी अवस्था में रहना चाह रही है, और आप अवस्था बदलोगे तो बच्चे आपको बल लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? बल लगाना पड़ेगा। अभी आप 10 बजे सो जाते हो, सुबह 6 बजे उठते हो, अगर आप अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाओगे, नहीं भाई नौकरी चाहिए, नौकरी चाहिए, 12 बजे सोऊंगा 4 बजे उठूंगा, 12 बजे सोऊंगा 4 बजे उठूंगा, तब जाकर के ही तो आपके अंदर चेंज आएंगे। जब तक अपने ऊपर बल नहीं लगाओगे तो क्या चेंज आ जाएगा मेरे बच्चे? तो क्या चेंज आ जाएगा? तो दोनों बातें एक सी लग रही हैं कि नहीं लग रही? दोनों बातें एक सी लग रही हैं। ठीक उसी बात की तरह लग रही हैं। एक व्यक्ति ने गिलास पानी से आधा भरा है बोला, और दूसरे व्यक्ति ने बोला नहीं जी गिलास आधा खाली है। क्या कोई दोनों में से एक गलत है मेरे बच्चे? क्या दोनों में से कोई गलत है? एक ने कहा पानी से आधा भरा है गिलास, एक ने कहा आधा खाली है, बात तो दोनों की सही है। तो न्यूटन कह के गया था कि जो वस्तु जिस अवस्था में है उसी में रहना चाहती है, बदलना बदलोगे तो बल लगाओ। इन्होंने कहा कि वो रहना ही इसलिए चाहती है क्योंकि वो विरोध करती है, और विरोध कर रही है तो बल लगाओ तभी चलेगी, तभी चलेगी। बताओ मेरे बाल लाल, 12th वाला नहीं, अरे बच्चे 9-10th वाला पूछा जाता है। ठीक, ओके। आंसर में क्या लगाएं सुमित तिवारी जी? ये रहा। लॉ ऑफ इनर्शिया किसने दिया? गैलीलियो। इसमें पूछने की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन पूछे गति के नियम को, कौन से नियम को लॉ ऑफ इनर्शिया कहते हैं, तो पहले नियम को कहते हैं। किसे कहते हैं? पहले नियम को कहते हैं। ओके, किस नियम को कहते हैं? ओके, पहले नियम को कहते हैं। क्लियर है? तो इतनी बात आप लोगों को क्लियर हुई मेरे भाई? पहले नियम की सारी बातें क्लियर हुई। अब बस एग्जाम्पल की बात बचती है, बता दो। अब बस एग्जाम्पल की बात बचती है। चले, चलिए एग्जाम्पल, एग्जाम्पल देखना। गाड़ी के, गाड़ी या बस जो आप लिखना चाहो, गाड़ी या बस के या कार के अचानक चलने, अचानक चलने या रुकने पर, अचानक चलने या रुकने पर, या रुकने पर उसमें बैठे सवारी का, रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का, उसमें बैठे यात्रियों का, उसमें बैठे यात्रियों का, बेटा अचानक चलेगी बस, बस अचानक चलती है तो आपको पता है क्या होता है? अचानक बस चल दी, और आप बस में ऐसे मजे मजे में बात कर रहे हो एक दूसरे से, बस चली, पीछे की ओर गिरते हो। क्यों? क्योंकि आपकी लोअर बॉडी बस के संपर्क में है, वो तो चल दी, वो तो चल दी, ऊपर वाली बॉडी रह गई, वो कहां गिरेगी? पीछे की ओर गिरेगी। तो बस के अचानक चलने पर पीछे की ओर गिरना, और रुकने पर, रुकने पर लोअर बॉडी तो रुक गई, अपर बॉडी चली रही है, चली रही है, तो कहां गिरोगे? आगे गिरोगे। अचानक चलने या रुकने पर उसमें बैठे यात्रियों का, अचानक चलने पर पीछे की ओर, पीछे की ओर, पीछे की ओर, अचानक चलेगी तो पीछे की ओर,
या अचानक रुकेगी तो आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना मेरे बच्चे। ठीक है, आगे की ओर गिरना। ऐसे ही लिख सकते हो आप, जैसे मान लो आप रनिंग कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो और रनिंग करते वक्त आपके पैर जो है वो पत्थर से टकरा गया, कहां पर गिरोगे? दौड़ रहे हो, दौड़ते में पत्थर आ गया, आगे की ओर ही तो गिरोगे। क्यों? क्योंकि पत्थर से आपके पैरों में तो ब्रेक लग गई, ब्रेक लग गई, ऊपर वाली बॉडी चली जा रही है, आगे गिरोगे। पत्थर से टकराकर रनिंग करते टाइम, रनिंग करते टाइम, रनिंग करते टाइम पत्थर से टकराकर आगे की ओर गिरना, पत्थर से टकराकर, पत्थर से टकराकर आगे की ओर गिरना, पत्थर से टकराकर आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना, आगे की ओर गिरना। ठीक है मेरे भाई, पत्थर से टकराकर कहां की ओर गिरना? आगे की ओर गिरना। ठीक है, इसी तरीके से आप देखोगे अभी सर्दियां आ रही हैं और बक्से खोले जाएंगे, बक्से खोले जाएंगे, उनमें से कंबल बाहर निकाला जाएगा और कंबल को हमारे घर की जो लेडीजें हैं, मम्मी वगैरह, वो उन्हें झाड़ेंगी, उनमें डंडे मारेंगी, जिससे कि क्या हटाए जाएंगे? धूल के कण। अगर उसमें डंडों से फोर्स नहीं लगाया होता तो क्या वो धूल के कण हटते? क्या वो धूल के कण हटते? नहीं हटते मेरे भाई। यानी कि कंबल को, कंबल को डंडे से पीटने पर, डंडे से पीटने पर, डंडे से पीटने पर धूल के कणों का झड़ना, पीटने पर धूल के कणों का, धूल के कण बोले तो डस्ट पार्टिकल, धूल के कण बोले तो डस्ट पार्टिकल, धूल के कणों का झड़ना, धूल के कणों का झड़ना मेरे भाई, धूल के कण का झड़ना। बात क्लियर है? धूल के कणों का झड़ना। इसी तरीके से, ठीक है, अमन भाई इंग्लिश में आप लिख लीजिए। ठीक है, इंग्लिश में आप लिख लीजिए, आपको ज्यादा अंग्रेजी प्रिय है। ठीक, शायद से ब्रिटेन से आए हैं या कहीं से भी आए हैं। लिखिए तो आपने हिंदी में लिख दिया, लेकिन चाहिए आपको अंग्रेजी। ठीक है, चाहिए आपको अंग्रेजी की एग्जाम्पल की इंग्लिश लिखिए। प्लीज राइट डाउन दी इंग्लिश। ये भी तो बोल सकते थे, इतनी खतरनाक आपकी अंग्रेजी है तो। ठीक है, कोई बात नहीं, सीबीएसई बोर्ड है, मातृभूमि तो भारत ही है, ब्रिटेन बोर्ड से तो पढ़ के ना आए होगे। ठीक है, तो देखिए लिख सकते हैं, जब आप इतने ही खतरनाक अंग्रेज हो रहे हैं तो लिख भी सकते हैं मेरे बाबू। लिख लीजिए कि आ इफ a car, if a car suddenly moves left, if a car suddenly moves left or right, या फिर अच्छा चलने और रुकने वाला लिखा है, इफ अ कार, इफ अ कार सडनली स्टार्ट और स्टॉप, इफ अ कार सडनली स्टार्ट और स्टॉप, और स्टॉप, देन, then its passenger, then its passenger moves backward और upward direction, moves backward और upward direction। अगला है रनिंग करते टाइम पत्थर से टकरा के आगे की ओर गिरना। while running, while running by the collision of a stone, while running by the collision of a stone, a person, a person fall down upward, a person fall down upward। अगला है कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कण का झड़ना। कंबल को डंडे से पीटने पर धूल के कणों का झड़ना, मतलब कि बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ ब्लैंकेट, बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑन अ ब्लैंकेट द डस्ट पार्टिकल विल बी सेपरेटेड, द डस्ट पार्टिकल विल बी सेपरेटेड। ठीक है मेरे भैया, चलिए अब बात आती है इसी चलने या रुकने के वाले एग्जाम्पल पर। एक और बन सकता है, जैसे आपने देखा होगा गाड़ी कोई चला रहा है ड्राइवर, आप पीछे बैठे हो, गाड़ी अचानक से लेफ्ट मुड़ गई, लेफ्ट, तो बच्चे सवारी कहाँ चली जाती हैं? राइट में। सवारी कहाँ हो जाती हैं? राइट में। गाड़ी अचानक से राइट मुड़ गई मेरे भाई, गाड़ी अचानक से राइट मुड़ गई तो सवारी कहाँ हो जाती है? लेफ्ट में।
ये भी किसका ही एग्जाम्पल है, फर्स्ट का। ऐसे ही पेड़ों से पत्तों का झड़ना, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री, सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री, पेड़ों से पत्तों का झड़ना, ये पेड़ों से पत्तों का अलग होना। पेड़ों को आप जोर से हिलाओ, पेड़ों को जोर से हिलाओ तो उनमें से पत्ते अलग हो जाते हैं। पेड़ों से पत्तों का अलग होना, पेड़ों से पत्तों का अलग होना या फिर झड़ना, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ लीव्स बाय अ ट्री या फ्रॉम अ ट्री, सेपरेशन ऑफ लीव्स फ्रॉम अ ट्री, पेड़ों से पत्तों का अलग होना, पेड़ों से पत्तों का अलग होना, ओके, पेड़ों से पत्तों का अलग होना। इसके अलावा कोई और आपके ध्यान में आ रहा हो तो उसे भी लिख सकते हो, ठीक है। बोट से जंप करना ना भाई, ये तीसरे नियम का एग्जाम्पल होता है। तीसरे पूछो कैसे होता है। जब आप बोट से जंप करते हो तो पैरों से बोट पर फोर्स लगाते हो, पैरों से बोट पर फोर्स लगाते हो और बोट भी आप पर फोर्स लगाती है, इसलिए आगे की ओर जंप करते हो। इसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं मेरे भाई, इसे एक्शन रिएक्शन कहते हैं बोट से जंप करना। इसके लिए एक और लग सकते हो आप, जैसे घोड़े के अचानक चलने पर, घोड़े के अचानक चलने पर, घोड़ा अगर सडनली चल पड़ा बच्चे, घोड़े के अचानक चलने पर उस पर बैठे सवार का गिर जाना। वेलकम मूवी देखी होगी नाना पाटेकर वाली, नाना पाटेकर वाली, ठीक है। अचानक, घोड़े के अचानक चलने पर उस पर बैठे सवार का गिर जाना, उस पर बैठे सवार का, उस पर बैठे सवार का, सवार का पीछे की ओर गिरना, सवार का पीछे की ओर गिरना, पीछे की ओर गिरना, पीछे की ओर गिरना, ठीक है मेरे भाई। अगर आपका हॉर्स सडनली रन कर गया, सडनली चल पड़ा, अचानक से दौड़ पड़ा, तो बच्चे उस पर जो सवार बैठा हुआ है, उस पर जो बंदा बैठा हुआ है वो किस डायरेक्शन में गिरता है, क्योंकि आपकी बॉडी अचानक से आगे चल पड़ी घोड़े के साथ, लेकिन आपको पता ही नहीं था घोड़ा चल भी पड़ा, ऐसा करके गिरोगे आप पीछे की ओर, ठीक है, पीछे की ओर। क्लियर, ओके, चलिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं अनूप भाई, ठीक है। हॉर्स के सडनली रनिंग करने पर जो आपका पैसेंजर होता है वो किस डायरेक्शन में फॉल डाउन होगा, तो बेटा बैकवर्ड डायरेक्शन में फॉल डाउन होगा, याद रखिएगा। सर गाड़ी राइट घूमते समय लेफ्ट क्यों हो जाते हैं, आप खुद सोचिए, प्रैक्टिकल एग्जांपल है। आपने गाड़ी राइट मोड़ी तो आपकी बेटा अपर बॉडी लोअर बॉडी तो मुड़ गई, पैर वाला हिस्सा तो उस डायरेक्शन में मुड़ गया, लेकिन लोअर बॉडी अभी भी सीधे जा रही थी, अभी भी सीधे, वो कहाँ चली गई, लेफ्ट पर। गाड़ी लेफ्ट मोड़ोगे, लोअर बॉडी तो मुड़ गई लेकिन अपर बॉडी कहाँ जा रही है, राइट में, ठीक है, याद रखिएगा। ये भी इसी का है, हथौड़े से कसना, ये क्या चीज है, गन फायर। अरे मेरे बाबू ये तीसरे नियम के एग्जाम्पल हैं, तीसरे लॉ, एक्शन रिएक्शन। तो ये पहले नियम की बात थी, सेकंड की ओर चलते हैं। सेकंड की ओर जाने से पहले एक दो टर्मों को अपने दिमाग में क्लियर कर लो, एक दो टर्मों को अपने दिमाग में क्लियर कर लो मेरे दोस्त। एक शब्द होता है मोमेंटम, वैसे वर्क एनर्जी पावर में इसका जिक्र आया था, दोबारा बता रहा हूं, मोमेंटम, मोमेंटम, मोमेंटम को हिंदी में कहते हैं मेरे भाई संवेग, मोमेंटम को क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं, मोमेंटम को क्या कहते हैं, संवेग। और दूसरा होता है मेरे भाई, दूसरा एक शब्द होता है इम्पल्स, इम्पल्स बोले तो आवेग, इम्पल्स बोले तो आवेग, इम्पल्स बोले तो आवेग, इम्पल्स बोले तो आवेग, ठीक है। ये दो वर्ड हैं, एक जैसे हैं, एक जैसे, ठीक है। मैं पहले दूसरे प्लेटफॉर्म से पढ़ा था, वहाँ फी बहुत ज़्यादा थी और इतना कंटेंट भी नहीं देते थे, 99 फी थी, जो भी फी थी उनके कंपैरिजन में बेस्ट लगा कि नहीं लगा, बेस्ट लगा कि नहीं लगा, बस इतना बताएं, ठीक है। फीस डजंट मैटर, आपको पढ़ाई मिलनी चाहिए, फीस मैटर नहीं करती, फीस को लेकर के मत बताइए, बस ये कहिए कि उस प्लेटफॉर्म से कंटेंट अच्छा है या नहीं है, उस प्लेटफॉर्म से कंटेंट अच्छा है या नहीं है, फीस मैटर नहीं करती। मैं हमेशा कहता हूं भाई पढ़ाई का मामला है, भविष्य का मामला है, फीस मत देखा करो, फीस मत देखा करो, ठीक है।
फीस को देखते हुए कंपैरिजन कर रहे हो तो आप ये कह दोगे यार सस्ते के हिसाब से तो अच्छा पढ़ा रहे हैं। सस्ते के हिसाब से अच्छा मत कहना, सस्ते के हिसाब से अच्छा मत कहना, फीस को साइड में रख दो। ये बताओ दूसरे के कंटेंट से कंटेंट अच्छा है या नहीं, दूसरे के कंटेंट से कंटेंट अच्छा है या नहीं, इतना होना चाहिए। फीस को रखो साइड में, तो बताओ कैसा है। ठीक है, तो बताओ, केवल क्वालिटी की बात करो। फीस तो वो कुमार सर की अपनी भाई मंशा है, उन्होंने कम कर रखी है, केवल उनका एक मोटिव है कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा पढ़ जाएं, क्योंकि भारत देश में बहुत स्थितियां गंभीर हैं। ठीक, लेकिन कंटेंट की बात करो, औरों की अपेक्षा अच्छा है या नहीं है, बस इतनी बात होनी चाहिए। ठीक, चलिए, तो मैंने कहा मोमेंटम की बात करें बच्चे, मोमेंटम, इसे मैंने जिक्र किया था, इसका याद करो ये क्या होता था। मैंने कहा था स्मॉल पी से दिखाते हैं, और स्मॉल पी बराबर होता है एम बी, शायद आपको याद आ रहा हो। इसे संवेग कहते हैं बेटा, ये संवेग होता है मास इनटू वेलोसिटी। संवेग का मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी। संवेग बराबर होता है मास इनटू वेलोसिटी, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग। ठीक है, द्रव्यमान गुणा वेग। और ये जो मोमेंटम है, क्वांटिटी पूछे कैसी है, तो वैसे मैंने बताया है आपको, सदिश राशि होती है, याद रखना, सदिश राशि है। मात्रक क्या हो गया मेरे बच्चे, यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्या हो जाएगा। आप कहेंगे सर यूनिट हो गया, मास का होता है केजी, मास का होता है सर केजी, और वेलोसिटी का होता है सर मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। तो केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड, केजी मीटर पर सेकंड। बात सही है, ओके, क्लियर। चलिए, फिर बात आती है इम्पल्स। अरे, इम्पल्स की अगर बात करें, ये ई है मेरे बच्चे, याद रखना। इम्पल्स की अगर बात करें, इम्पल्स का मतलब होता है चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, याद रखिएगा। चेंज इन मोमेंटम यानी कि मोमेंटम का मतलब होता है संवेग परिवर्तन को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को ही याद रखना क्या कहते हैं मेरे दोस्त, आवेग। संवेग परिवर्तन को आवेग कहा जाता है, याद रखें। ठीक, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। ठीक है, चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। इसके बाद में अगर मैं बात बताऊं तो आप खुद समझ गए होगे बच्चे कि चेंज इन मोमेंटम, मान लीजिए पहले संवेग P1 था, अब संवेग मेरे बच्चे P2 हो गया। कितना चेंज हुआ, चेंज का साइन लगा दो, कितना चेंज हुआ, चेंज का साइन लगा दो। आप कहोगे सर संवेग में से संवेग घटाएंगे तो आंसर तो किलोग्राम मीटर पर सेकंड में ही आएगा, क्योंकि P1 की भी वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी, P2 की भी वैल्यू किलोग्राम मीटर पर सेकंड होगी। तो बच्चे इंपल्स का यूनिट भी क्या हो गया, इंपल्स का मात्रक भी क्या हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड हो गया। बताओ हुआ कि नहीं हुआ, बताओ मेरे बच्चे हुआ कि नहीं हुआ। और क्वांटिटी ये भी कैसी है, राशि ये भी कैसी है, सदिश राशि है, याद रखना। ये भी कैसी राशि मेरे बच्चे, सदिश राशि होती है, याद रखें। वेक्टर क्वांटिटी होती है, याद रखें। भाई बात क्लियर है, इतनी बातें आप लोगों को क्लियर हैं, तो अब सेकंड लॉ की बात आएगी, एकदम से आपके दिमाग में मक्खन की तरह क्लियर कर दूंगा मैं।
मक्खन की तरह क्लियर कर दूंगा। सर केमिस्ट्री क्लास कब से आएगी? जब बेटा फिजिक्स खत्म हो जाएगी, एक एक करके ही तो आएगी, एक साथ तो सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते हैं। ठीक है, एक साथ तो सारी चीजें नहीं पढ़ा सकते ना मेरे बच्चे। ओके, बात क्लियर है कि नहीं है? सही बात है ना? चलिए, तो अब मैं बात करता हूं सेकंड लॉ की। बहुत से लोग पता है सेकंड लॉ को क्या पढ़ा जाते हैं, मैं बच्चों की नहीं कह रहा, मैं किताबों की नहीं कह रहा, मैं अपने भाई बंधुओं की बात कर रहा हूं। जो लोग टीचर लोग हैं ना हमारे, जो हमारे टीचर लोग हैं, वो ये कहते हैं कि सेकंड लॉ एफ बराबर एम ए होता है। सेकंड लॉ होता है एफ बराबर एम ए, बस छुट्टी कर देते हैं कि खत्म हो गया, यही है सेकंड नियम। उनसे ये पूछो थोड़ा पढ़ लेते साइंस को, क्योंकि उन्होंने जीवन में खुद साइंस नहीं पढ़ी। वो 8 साइड से पढ़े हुए थे, 8 साइड से, 8 साइड से पढ़ के किसी से जीएस का बैच लिया होगा, पढ़ लिए और पढ़ करके फिर वो पढ़ाने लगे, नोट्स रखे होंगे मास्टर के। ठीक, लेकिन उन्हें खुद नहीं पता सेकंड लॉ, और फिर वो एग्जाम्पल लिखाते हैं वो वाला, रेत पर कूदने पर चोट नहीं लगती, ठोस फर्श पर चोट लग जाती है? तो ये एग्जाम्पल लाई कैसे कर गया? एग्जाम्पल आपकी लाइन से मैच भी तो करना चाहिए मेरे बच्चे, तो मैच हम कराएंगे, मैच हम कराएंगे, याद रखना, क्योंकि ये नियम होता ही नहीं है, नियम कुछ और है। फॉर्मूला बन के ये आएगा वो एक अलग बात है, फॉर्मूला बन के ये आएगा। सेकंड नियम कहता है बेटा, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम is called force, is called force, rate of change of momentum is called force, is called force। मतलब क्या है? मतलब इतना सा है कि भाई संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को, संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं मेरे बच्चे? संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, दर को बल कहते हैं। संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं इस लाइन के अकॉर्डिंग जो लिखा है उसी को कर दो। संवेग परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, मतलब F बराबर हो गया संवेग परिवर्तन डेल्टा P अपॉन टी, डेल्टा P अपॉन टी। संवेग परिवर्तन, परिवर्तन के लिए बेटा डेल्टा साइन लगाते हैं, P यानी संवेग, दर के लिए किससे भाग देते हैं? समय से। एकदम से बात क्लियर? क्लियर है सर। बेटा मैंने यहां अभी लिखा था संवेग परिवर्तन को क्या भी कहते हैं मेरे भाई? इंपल्स यानी आवेग कहते हैं। संवेग परिवर्तन को क्या भी कहते हैं मेरे बच्चे? आई, इंपल्स। तो मैं इस डेल्टा पी की जगह क्या ये नहीं लिख सकता, क्या ये नहीं लिख सकता कि एफ बराबर आई अपॉन टी, एफ बराबर आई अपॉन टी? बताओ किसी भाई को कोई दिक्कत हो? एफ बराबर आई अपॉन टी भी तो लिख सकता हूं, क्योंकि संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं। बिल्कुल लिख सकता हूं सर। अब एक और चीज देखो सर, एफ बराबर एम ए कैसे आता है? तो मेरे बच्चे पी बराबर क्या होता है? अभी लिखा है यहां पर पी बराबर सर एम बी होता है। मैंने यहां पर डेल्टा लगाया, पी की जगह लिख दिया मेरे बच्चे एम बी, टी की जगह लिख दिया टी, ठीक है, टी की जगह लिख दिया टी। एम आप जानते हो मास है, मास कभी बदलता नहीं है, मास यानी द्रव्यमान नहीं बदलता, बदलता केवल क्या है मेरे बच्चे? वी। बदलता केवल क्या है मेरे बच्चे? वी बदलता है। तो मैंने इस डेल्टा को इधर खिसका दिया कि सर एम डेल्टा बी अपॉन टी, डेल्टा बी अपॉन टी, ऐसे लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत है किसी भाई को? होनी तो नहीं चाहिए। अब इसे देखो मेरे बच्चे, ये क्या होता है? ये है वेग परिवर्तन बटे समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेग परिवर्तन बटे समय को क्या कहते हैं मेरे बाबू? आप कहेंगे सर त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। यानी एफ बराबर हो गया मेरे बच्चे डेल्टा बी अपॉन टी को क्या कहा जाता है? ए कहा जाता है, त्वरण कहा जाता है। तो यहां से ये फॉर्मूला बन के आता है। फॉर्मूला सेकंड नियम नहीं है मेरे बाबू, फॉर्मूला सेकंड नियम नहीं है, फॉर्मूला बन के जरूर आया है। बात क्लियर हुई? बात एकदम मक्खन की तरह से क्लियर हुई कि नहीं हुई? आप लोगों को इतना बताएं, इतना बताएं। ठीक है, दूसरे नियम की ये बातें क्लियर हुई मेरे बच्चे
ठीक, एफ बराबर एम ए को कभी दूसरा नियम नहीं कहते हैं, निकल के आया है, निकल के दूसरे नियम से आया है, ये बात सत्य है। लेकिन याद रखना किस जोन की कट ऑफ सबसे कम रहेगी, तो अरुण भाई हर बार अलग अलग रहती है, हर बार अलग अलग। आपका नसीब है, जहां से कम लोग अप्लाई करेंगे उस जोन की कम जाएगी, याद रखें, हर बार अलग अलग रहती है। लोग यही सोचते हैं जो आपकी सोच है। ठीक, आनंद कुमार झा जी कह रहे हैं रिपीट, तो बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, यानी कि संवेग परिवर्तन की दर, संवेग परिवर्तन, डेल्टा लगा दिया परिवर्तन का साइन, अपॉन दर के लिए समय। ठीक है, दर के लिए समय, p बराबर क्या होता है एम बी, एम बी लिख दिया। मास कभी चेंज होता नहीं है, m को इधर खिसका दो, ये डेल्टा बी अपॉन टी हो जाएगा। वेग परिवर्तन की दर, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, ए लगा दिया एम के साथ। ठीक, नीचे वाला अगर पूछ रहे हो तो संवेग परिवर्तन को ही आवेग कहते हैं, तो संवेग परिवर्तन डेल्टा पी की जगह आई लिख दिया, आवेग। बताइए क्या दिक्कत है, क्या दिक्कत है? अरे 9th-10th वाला ही तो है मेरे भाई, है तो वही सब कुछ। तो बताइए इतनी बातें सभी को क्लियर हैं, क्लियर हैं? एफ बराबर एम ए बताया था, किसने बताया था? अजय सैनी जी। सर खत्म हो गया, हाँ लवकुश भाई आज का खत्म हो गया मेरा, जो यहाँ करके मैं परफॉर्मेंस सा देता हूँ ना, जो नाच गाना सा करता हूँ, वो मेरा खत्म हो गया आज का। ठीक, बताइए। हाँ जी अजय सैनी जी, एफ बराबर एम ए किसने कह दिया केवल? इतनी बातें क्लियर है मेरे भाइयों सभी को? सर पीडीएफ डाल देना, डेली डलती है भाई, इसमें कहने की आवश्यकता नहीं है आप लोगों को। ठीक, पांडे जी आएंगे भैया, थोड़ी सांस ले लन दो यार, 5-7 मिनट का तो रेस्ट ले लन दे करो, मारोगे इंसान को। चलिए, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे भाई, कल फिर मुलाकात होगी, यहीं से कंटिन्यू करेंगे, कल इसे खत्म करेंगे। क्या कहते हैं, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन को, इसमें अभी संवेग वाला संरक्षण वाला सिद्धांत भी बचा है और तीसरा नियम भी बचा है। तो कल बात होगी, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद भाइयों, जय भारत।